नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नारीवाद के ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आता भी है, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर बात करी जाएगी कि महिलाओं के अधिकारों के, जैसे नाम से पता है नारीवाद, तो ये महिलाओं से संबंधित है यानी। ठीक है, और महिलाओं के अधिकारों के लिए बात होगी। वो अधिकार जो पुरुष के मुकाबले महिलाओं को समय से बहुत देरी से मिले, यानी कि पुरुष को तो पहले मिल गए लेकिन महिलाओं को बाद में मिले। ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और नारीवाद मांग करता है लिंग और जेंडर की, कि इस तरह भेद ना किया जाए। देखो, लिंग से क्या पता चलता है, कोई मनुष्य पुरुष है कि महिला, वो लिंग आधारित करता है। ठीक है, लेकिन जेंडर से हमें सीखने को मिलता है कि किस पुरुष है और एक महिला है, उसके साथ समाज में किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, ये जेंडर पे आधारित होता है। ठीक है, और ये समाज तय कर देता है व्यवहार, कि पुरुष है तो उसके लिए ये एक्टिविटी है, महिला है तो ये एक्टिविटी है। अब सवाल इसमें ये उठ जाता है कि ये कौन तय करेगा कि अगर महिला है तो उसका काम ये है, घर संभालना है, ये बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, वो नाजुक है, उसको रोने का अधिकार है। अब पुरुष है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है, उसका अधिकार है बाहर जा काम कर, ठीक है, रो नहीं सकता। क्यों ऐसे अधिकार क्यों नहीं भाई? उसको ये किसने नियम तय करे? रो तो पुरुष भी सकता है, वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक फीलिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नियम वगैरह किसने तय करे, किसने तुलना कर दी पहले से कि समाज के अंदर पुरुष इस तरह से व्यवहार करेगा, महिला इस तरह से व्यवहार करेगी, वो हमेशा घर में रहेंगी, उनका पालन पोषण ये काम है। पुरुष जाएगा बाहर घूमेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, नौकरी करेगा, ठीक है, कमा के लाएगा। भाई ये किसने नियम तय करे? समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। चलो कोई नहीं, आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। तो आप ये पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो, इसमें वही सारी बात करी जाएगी। अब थोड़ा चलो पढ़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को चुनौती देता है। ठीक है, विचारधारा केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि ये सत्ता, रिप्रेजेंटेटिव यानी चुनाव शक्ति, सामाजिक न्याय किस तरीके से मिलेगा, उन सब के ऊपर सवाल उठाता है। नारीवाद सिद्धांतकारों ने राजनीतिक पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी, यानी कि लिंग और जेंडर के बीच भेद को क्या करा, मेन फोकस करा। भाई देखो, लिंग तो ये बताएगा ना लड़का है कि लड़की है, लेकिन जेंडर से सामाजिक व्यवहार तय हो जाता है। अब उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो महिला करेंगी पुरुष करेंगे, ये तो गलत बात है ना। कौन तय करेगा? समाज को तय कर रहा है, ये है कहने का मतलब। राजनीतिक सिद्धांत के में लिंग और जेंडर की समझ को बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों अवधारणाएं निर्धारित करती है कि कौन सत्ता में होगा, कौन निर्णय से बाहर होगा। जन्म से पहले ही तय हो जाता है, ये तो गलत है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई पुरुष है तो वो अच्छे से करेगा, पॉलिटिक्स या सत्ता पावर ये सब संभालेगा। महिला ही बहुत अच्छे से कर सकती हैं। चलो कोई नहीं, तो इसमें वही बताया लिंग और जेंडर। लिंग से ये पता लगेगा व्यक्ति है कि महिला है। जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा जिसमें यह तय किया जाता है कि एक पुरुष या महिला को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, है ना। लेकिन आज भी देखो, पुरुष ही सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत बड़े शेफ सारे आदमी लोग हैं, यूट्यूब पे देख सकते हो। नारीवादी विचारधारा का कहना है कि जेंडर समाज द्वारा थोपी गई भूमिका है जो स्त्री को सीमित कर देती है ना, उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से बाहर कर देती है। ठीक है, ये पुराने टाइम से होता आ रहा है, लेकिन आज के टाइम में देखोगे तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम ऐसा लगता था कि जो महिलाएं अच्छा कर सकती हैं, वो काम पुरुष भी बहुत अच्छे से करते हैं। घर भी अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है, खाना भी अच्छे से बना सकते हैं। ओके, और जैसे महिलाओं को बोला जाता है कि नहीं तुम घर में अच्छी हो, तो बहुत सारी महिलाएँ बाहर जाके काम भी अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, समझना ज़रूरी है। चलो कोई नहीं। नारीवादी क्रांति एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, अवसर, समानता की बात करी, और ये पृथ समाज यानी कि पुरुष प्रधान समाज के ऊपर भी चुनौती की बात करता है। अब ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पहली लहर, दूसरी लहर, ये अलग अलग मांगे हैं जो हुई है। अभी तक 4 लहर हुई है। ठीक है, तो हर क्रांति में क्या क्या मांग हुई है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बहुत रेयर चांस होता है कि पहली लहर क्या था इसको पूरा एक्सप्लेन करो, तो बहुत कम आता है ऐसा टॉपिक। लेकिन आ भी जाए तो आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले तो आप डेफिनेशन, विशेषता, ये सब सारी लिखोगे,
उसके बाद लहर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो इसके अंदर मांगे करी होंगी उसको आप एक्सप्लेन कर देना, तो ये टॉपिक भी हो जाएगा। पहला है पहली लहर। पहली लहर हुई थी 19 से 20वीं सदी तक, 10 साल, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में हुई थी। महिलाओं के वोट देने का अधिकार और कानून और संपत्ति के अधिकार की पहली लहर में मांग करी गई थी, ठीक है। और दूसरी लहर में, जो कि 1960 से 80, 20 साल चली, अमेरिका, यूरोप, भारत, जिसमें नौकरी, शिक्षा, यौन उत्पीड़न जैसे गर्भपात का अधिकार, जैसे किसी को जन्म नहीं देना है तो उसको अधिकार है गर्भपात करने का, ठीक है। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन, ये सारे चीज़ों की इसमें मांग करी गई है। और आज के टाइम में 498A जो बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए, लेकिन आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। आप सभी लोगों को इसको पढ़ना चाहिए और अच्छे समाज को स्थापित करने में आप सबकी योगदान होना चाहिए कि आपको जो सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं आप उसकी सुरक्षा का अधिकार करें, लेकिन कभी उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं होता, सोसाइटी ख़राब हो जाती है, भरोसा टूटता है इससे लोगों से, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। 498 सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और जिसको असली में ज़रूरत है उसको इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, किसी के ऊपर गलत इस्तेमाल नहीं। चलो कोई नहीं। तीसरी लहर, इसमें किसी के साथ जाति, रंग, रूप, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अधिकार भी इसी के अंदर शामिल हुए। उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न जैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वैश्विक विरोध हुआ इसका। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए निर्भया कांड के बाद। ऑफिस में भी इनके लिए पॉस्को एक्ट ये सब बनाया गया कि कोई महिला स्वतंत्र रूप से ऑफिस में काम कर सके, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर पॉस्को लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ लहर 2010 से अब तक है। डिजिटल एक्टिविज़म और वैश्विक न्याय की बात करी गई है कि हमें भी टेक्नोलॉजी इन सब का यूज़ इस्तेमाल किया जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना, मी टू, टाइम्स अप यानी हम भी हमारी आवाज़ सुनो, LGBTQ यानी ट्रांसजेंडर, ये सारी इनके अधिकारों की, इनकी शादी तक की बात होती है कि हम सब अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की क्या है, फोर्थ लहर में मांग करी गई है, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन वाला टॉपिक नहीं है। अगर कोई चाहता हो कि इनको अच्छे से डिफ़ाइन किया जाए तो कमेंट कर देना और अच्छे से इसको सारा डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में जेंडर भेद उपस्थिति या प्रकार देख लो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। पारंपरिक राजनीतिक विचार, विशेषकर पश्चिमी दर्शन में राजनीति को सार्वजनिक क्षेत्र और महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित रखने की प्रवृत्ति रही है, यानी कि महिलाओं को सिर्फ घर की दहलीज के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अरस्तु ने महिलाओं को अधूरी समझा और उन्हें राजनीति से क्या करा, बाहर की, कि ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, कि ये बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं चला सकते, इसलिए वुमेन को सत्ता की पावर नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इनको ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, ऐसा अरस्तु मानते हैं। हॉब्स, लॉक, रूस जैसे विचारकों ने सामाजिक अनुबंध की चर्चा की, लेकिन उसमें महिलाओं की भूमिका को लगभग नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। कह तो दिया कि सत्ता और समाज एक एग्रीमेंट, यानी लोग, आम जनता, सरकार, एक संवाद होना चाहिए, लेकिन महिलाओं की क्या भूमिका, उनके अधिकार, उनको पूरी तरह से नकार दिया, उनकी बात ही नहीं करी कि वो भी तो कनेक्ट कर सकती है ना अपनी सरकार के साथ, नहीं, उनकी बात ही नहीं करी। अब आता है नारीवादी दृष्टिकोण, बहुत सारे हैं। पहला है उदारवादी। ये विचारधारा कहती है कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार, शिक्षा, अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। इनके अनुसार समानता के लिए संवैधानिक सुधार, विधायी परिवर्तन और शिक्षा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये सब हमारा वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिकी, ठीक है, वहाँ पे महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों की बहुत मांग करी जाती है और उदारवादी नारीवाद भी वहीं से प्रभावित है, तो इनके लिए भी तो करा जाएगा ना। तो रेडिकल नारीवाद ये मानता है कि प्रसत्ता ही महिलाओं के शोषण की जड़ है, यानी कि जहाँ पे पुरुष प्रधान ज़्यादा है, जहाँ पे महिलाओं को सिर्फ एक घूंघट के आड़ में रखा जाता है, वो पुरुषों की वजह से, नाक कटवा दी, ये सारी चीज़ें। लेकिन शादी से पहले फ़ोटो जूम कर करके देखेंगे। उनके अनुसार सत्ता की संरचना ही पुरुषों के अनुकूल है और इसे पूरी तरह बदलना होगा। सही बात है,
घर के फैसलों के अंदर महिलाओं का अधिकार भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मार्क्सवादी ये लिंग भेद और आर्थिक संरचना से जोड़कर देखते हैं। पूंजीवाद फिर सत्ता मिलकर महिलाओं को गृहिणी बनाते हैं, उन्हें आर्थिक राजनीतिक फैसलों से अलग रखते हैं। तो बताओ क्या ऐसा सही है? बताओ, कमेंट करो। बहुजन और दलित नारीवाद ये विचारधारा केवल लिंग भेद नहीं बल्कि जाति, वर्ग और संस्कृति के आधार पर होने वाले बहुविधि शोषण को सामने लाती है। अब ये महिला पुरुष नहीं है तो सीधा कास्ट आ गई है। जातीय पृष्ठता का सामना करना पड़ता है जो स्वर्ण महिलाओं से भी अलग, मतलब बहुत बेकार तरह का इनके साथ शोषण होता है। इसलिए कोई भी आगे कैसे भी इस्तेमाल कर ले, ये तो गलत है ना। इनके साथ तो और समाज में बहुत शोषण हुआ है, लंबे समय तक हुआ है, आज तक हुआ है। और आज भी बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, महिलाओं के साथ अत्याचार कर देते हैं, ठीक है। और शोषण करने के बाद उनको मार देते, काट देते, न्याय लेने में जाओ तो उनको फेंक देते हैं कि तुम इंसान, तुम्हारी तुम कोई क्यों, उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। अगर कुछ दलित समाज का है तो उसके साथ इतना शोषण होता है कि उसको इतना गिल्टी फील करा देते हैं कि उनको लगता है यार हम इंसान हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो भाई ये दलितों के ऊपर होता है। आप अखबार पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो तो आपको पता लगे आज के समय में भी दलित लोगों के साथ गलत होता है। तो इसलिए उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा होना बहुत तय है। समाज में विशेष अधिकार मिलना भी उनके लिए सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है जेंडर। राजनीति में जेंडर आधारित असमानताएं क्या क्या हैं? पहला है प्रतिनिधि की कमी, नेता वगैरह चुनने का कोई अधिकार नहीं देते। भारतीय संसद, विधानसभा और राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, ठीक है। ये दर्शाता है कि सत्ता की संरचना अभी भी पुरुष वर्चस्व के अधीन है। और आज भी तुम गांव में जाओगे, अगर कोई महिला पंचायत खड़ी भी होगी ना, वो सिर्फ नाम की है। उसके बगल में न उसके हस्बैंड का या उसके दादा का, कहीं ना कहीं उसके ससुर जी का फ़ोटो ज़रूर होता है कि ये हमारे यहाँ की बहू है, वोट देना, ठीक है। चेहरा भला इसका है, काम सारे हम ही करेंगे। इसी के लिए आरक्षण बनाया गया। 73 और 74 बनाया, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। लेकिन राजनीतिक दलों में महिलाओं को वोट देने में आज भी अनिच्छा दिखाई देती है, कि मतलब इतना मोटिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता ही है कि यार कहने के लिए महिला नेता है हमारे लिए, एक काम तो उसके सारे पीछे परिवार ही कर रहा है। तो इसमें सरकार को टाइट होना बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक बनाम मतलब निजी क्षेत्र, महिलाओं को के कार्य को निजी या घरेलू कहकर उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया गया है, जबकि पुरुषों के कार्य को सार्वजनिक और राजनीतिक माना गया है। ये कहाँ तक सही है? नहीं है ना। दिल्ली की सीएम देखो, रेखा गुप्ता, सही है ना, प्रेजेंट कर रही है ना महिलाओं को, देखना चाहिए आप सबको। सरपंच पति संस्कृति, ग्रामीण राजनीति में महिला प्रतिनिधि के नाम पर उनके पति काम करते हैं, जो वास्तविक सशक्तिकरण को सीमित करता है। कहने के लिए वोट मिला है लेकिन काम सारे हमारे आदमी कर रहे हैं। पंचायत पिक्चर आप देख सकते हो, वहाँ आप समझ सकते हो सारा कुछ। अब इसके अंदर बताया गया कि असमानता को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। पहला है राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी वोट देने का, पर्याप्त सीट पाने का, और पारदर्शिता होनी चाहिए। और हायर कमांड में इतना अधिकार होना चाहिए, अगर कोई महिला इलेक्शन जीती है तो उसका कामकाज महिलाओं को कितनी जानकारी है, ठीक है। अगर वो किसी फाइल पे साइन कर रही है, क्या उनको पता है कि किस फाइल पे साइन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं को तो पता भी नहीं होता किन कागज़ों पर वो साइन कर रही हैं, वो किस लिए लागू हो रहा है। सत्ता में ढांचे में परिवर्तन, यानी कि स्थानीय स्तर पर, यानी लोकल इलेक्शन, इन सब में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। सत्ता को वर्चस्व नहीं बल्कि सेवा और साझेदारी के रूप में देखना चाहिए कि हाँ हम काम करने आए हैं। राजनीतिक सामाजिकरण में सुधार, लड़कियों को बचपन से ही नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिका के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उनको काबिल बनाना चाहिए कि हाँ तुम इंडिपेंडेंट निर्णय ले सकती हो। डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं होती। शिक्षा, स्वास्थ्य में लिंग समानता, महिला नेताओं की जीवनी और नारीवादी विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इतिहास में इतनी अच्छी अच्छी महिला रही हैं,
जिन्होंने स्वयं निर्णय लिया और अपना समाज कितना अच्छा सुधारा, मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए। नारीवादी राजनीति की स्वीकृति और संस्थागत समर्थन। राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। महिला मोर्चा केवल सौंदर्य कार्यक्रम नहीं है, यानी कि महिला सिर्फ राजनीति या किसी भी चीज़ में सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर सकती हैं, अच्छा समाज स्थापित कर सकती हैं, अच्छा प्रशासन स्थापित कर सकती हैं, अच्छा न्याय व्यवस्था स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए उनको अच्छी नीति पॉलिसी बना सके ताकि समाज अच्छा बन सके, तो इसलिए उन सब में शामिल करना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। फिर सत्तात्मक सोच को चुनौती देना ज़रूरी है। महिलाओं को नैतिक और संरक्षक गृहिणी तक सीमित नहीं करना चाहिए। ठीक है, मीडिया, धर्म, पारंपरिक मान्यताओं में महिलाओं की सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, मीडिया में भी आजकल देख ही सकते हो बहुत सारी महिलाएं हैं, कितनी सारी महिलाएं थी, पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा काम करती है। लंदन टॉप पे देखो, आपको पता लगे कितने सारे फीमेल स्टाफ हैं। न्यायिक और विधायक सुधार। समान कार्य के लिए समान वेतन इक्वल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के खिलाफ ये सब ख़त्म करना चाहिए। अब 7 पॉइंट है, ये सब आप देख सकते हो। एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए, सस्ती दरों में एजुकेशन देनी चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए महिलाओं को स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। अगर कोई महिला विदेश या ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ना चाहे तो सरकार को मदद करनी चाहिए आर्थिक सहायता की। ठीक है, अब ये निष्कर्ष है। नारीवादी यह साबित करता है कि लिंग और जेंडर का भेद केवल सामाजिक नहीं है बल्कि एक गहरा राजनीति भी है। जब तक राजनीतिक विचारधारा में महिलाओं की भूमिका पहचान नहीं दी जाएगी तब तक लोकतंत्र में सुधार हमेशा अधूरा ही रहेगा। नारीवादी सिद्धांत राजनीति को केवल सत्ता की प्रक्रिया नहीं बल्कि समानता, भागीदारी, मानवीय गरिमा की लड़ाई मानता है। इसलिए जेंडर, लिंग भेद को समाप्त करना केवल एक सामाजिक जरूरत नहीं बल्कि एक राजनीतिक कर्तव्य भी है, सामाजिक कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, ओके। हम आज के टाइम में नारीवाद की सब बात कर रहे हैं, हमें पुरुष के बारे में भी सोचना चाहिए। आज के टाइम में अधिकारों का थोड़ा सा मिसयूज होता है जो न्यायिक व्यवस्था में देखा जाता है, इसलिए पुरुषों के लिए भी पुरुष प्रधान एक अधिकार बनना चाहिए ताकि अच्छा समाज, इक्वालिटी समाज स्थापित हो सके। जो अधिकार सुरक्षा के लिए दिए गए हैं उनको किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को प्रताड़ित करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। ये न्याय व्यवस्था को हमारी समझना चाहिए। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 वीडियो और आएगी, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।